वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2015 में रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है निर्बाक, जिसका मतलब है स्पीचलेस। सच में मूवी बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी की है। अगर नॉर्मल से देखा जाए तो कुछ घंटा समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में इस मूवी का डीप मैसेज समझ में आता है। एक्चुअली मूवी में कुछ ज्यादा डायलॉग्स है ही नहीं, और इसी तरह सुष्मिता सेन की ये पहली बंगाली मूवी है। मूवी के डायरेक्टर है हमारे सृजित मुखर्जी भाई साहब। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, आपके भी होश उड़ जाएंगे क्लाइमैक्स को देखकर। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। पहली कहानी का नाम है अफेक्शन। कहानी की शुरुआत में ही सैमसन नाम के एक मिडिल एज बंदे को दिखाया जाता है, जो अपनी नींद से जागकर पहली फुर्सत में शीशे के सामने आकर अपने आप को बहुत देर तक निखारने लगता है, अपने आप को प्यार करने लगता है। इस तरह से शीशे के सामने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद वो बाथरूम में जाकर ब्रश करते हुए भी अपने आप को निहारने लगता है। ब्रश करते हुए भी सेक्सी तरीके से अपने आप को देखने लगता है, शीशे को ही चुम्मा चाटी करने लगता है। अब इसी दरमियान में इसके घर में काम करने वाली काम वाली बाई आती है। सैमसन दरवाजा ओपन करके दोबारा अपने बाथरूम में जाकर अपने आप को शेविंग करते हुए अपने आप को निहारने लगता है, और अपने गालों को बहुत ही मुलायम तरीके से शेविंग करने लगता है, जैसे ये किसी लड़की की शेविंग कर रहा हो। लेकिन इसके बावजूद भी इसका गाल हल्के से कट जाता है। यह होने के बाद सैमसन के अंदर काफी सारे बदलाव आने लगते हैं। कभी ये अपने आप पर गुस्सा करने लगता है, कभी प्यार जताने लगता है, कभी रोने लगता है। शेविंग करने के बाद सैमसन बाथटब में आकर बहुत ही सेक्सी तरीके से स्नान करने लगता है, बच्चों की तरह पानी से खेलने लगता है। स्नान करने के बाद सैमसन दोबारा शीशे के सामने आकर अपने सर पर लगे हुए 4 बालों को संवारने लगता है, और वो भी बहुत देर तक। जितनी देर ये अपने बालों को संवारता उतनी देर में इसकी काम वाली भाई घर का सारा काम खत्म कर चुकी होती है। लेकिन फिर भी ये बंदा शीशे के सामने से हटता ही नहीं। खैर फाइनली थोड़ी देर के बाद सैमसन अपनी माँ को लेटर लिखने लगता है, एक छोटा सा लेटर। यह होने के बाद टिप टॉप से रेडी होकर अपने घर से बाहर निकलने लगता है। उसी अपार्टमेंट में एक बंदा सैमसन को इसका हैप्पी बर्थडे विश करने लगता है, मतलब आज सैमसन का हैप्पी बर्थडे है। और ये भी पूछने लगता है कि आज के प्लान्स क्या है, कहाँ पर डिनर करने के लिए जा रहे हो, पार्टी शार्टी है या नहीं। लेकिन सैमसन ने इस बंदे को कुछ भी जवाब ना देते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब सैमसन रेगुलरली सिर्फ एक ही पार्क को आता रहता है और एक ही बेंच पर बैठा रहता है, और इसी तरह हमेशा ये एक ही किताब को पढ़ते रहता है, मेक यूरसेल्फ अनफॉरगेटेबल। इस तरह से जब सैमसन किताब पढ़ रहा होता है तभी इसके बगल में सुष्मिता सेन आकर बैठती है, और दिखने में ऐसा लगता है कि सुष्मिता थोड़ा गुस्से में है। एक्चुअली यहाँ पर सैमसन के बारे में बात करें तो एक्चुअली सैमसन को सिजोफ्रेनिया है। इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स होते हैं, एक खुद सैमसन, दूसरा इसकी वाइफ, तीसरा इसकी माँ। सैमसन तीनों को अपने आप में इमेजिनेशन करते रहता है। खैर फिलहाल सैमसन सुष्मिता से इसके गुस्से का रीजन पूछने लगता है, तो सुष्मिता अपनी प्रॉब्लम सैमसन को बताने लगती है। उसी वक्त पार्क में के कुछ लोग इनके सामने से गुजरने लगते हैं, और यहाँ पर इन दोनों की बातें म्यूट हो जाती है, मतलब ऑडियंस को सुनाई नहीं देती, सिर्फ लोगों की गड़बड़ ही सुनाई देती रहती है। सो फाइनली सैमसन सुष्मिता की सारी बात सुनकर सुष्मिता से एक ही बात कहने लगता है कि लव योरसेल्फ। खैर उसके बाद सैमसन किसी शॉपिंग मॉल जाकर अपने लिए थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने लगता है। वहाँ से वो थिएटर जाकर अकेले ही मूवी देखने लगता है, और इस तरह से इमेजिनेशन करने लगता है कि इसके बगल में इसकी बीवी है। मूवी देखने के बाद सैमसन एक रेस्टोरेंट पर आकर अपने लिए केक ऑर्डर करके ये खुद को हैप्पी बर्थडे विश करने लगता है, और इसी तरह अपने आप में पार्टी करने लगता है, अपने चेहरे पर केक लगाने लगता है। थोड़ी बहुत दारू पीने के बाद सैमसन दोबारा अपने घर आकर शीशे में अपने आप को निहारने लगता है। उसके बाद सोते समय सैमसन मैस्टरबेट करने लगता है, और इस तरह से इमेजिनेशन करने लगता है कि इसके पास इसकी बीवी है। खैर सुबह होने के बाद एजुअल की तरह सैमसन अपनी नींद से जाकर स्नान करने लगता है। उसी वक्त सैमसन का पैर फिसलकर इसके सर पे जबरदस्त चोट आती है। थोड़ी देर के बाद काम वाली बाई सैमसन के घर आकर सैमसन को बेहोश हुआ देख इसको हॉस्पिटल पहुंचाने लगती है एम्बुलेंस के जरिए से। और एक्चुअली उस वक्त सैमसन मरा नहीं होता, जिंदा ही होता है, होश में होता है। इस तरह से ये पहली कहानी खत्म होती है। दूसरी कहानी का नाम है लस्ट। यह कहानी तो बहुत ही अजीब व गरीब है। हर रोज सुष्मिता इसी पार्क में आकर एक ही बेंच में बैठी रहती है, और एक्चुअली सुष्मिता का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल ये चाहता है कि ये सुष्मिता से शादी करके ये दोनों इसके शहर चले जाए, मतलब सुष्मिता को कोलकाता छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सुष्मिता इसके लिए राजी नहीं होती। इसी बात को लेकर इन दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा होते रहता है। और एक्चुअली यहाँ पर इस कहानी में हीरो एक पेड़ होता है जिसके नीचे सुष्मिता बैठी होती है। सुष्मिता को दुखी हुआ देख वो पेड़ हल्के से हवाएं चलाने लगता है।
सुष्मिता के ऊपर पत्ते गिराने लगता है। इस ठंडी हवा को महसूस करके सुष्मिता के चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट आने लगती है। खैर दूसरे दिन भी सुष्मिता इसी पार्क में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करने लगती है। यही बहस करने लगती है कि मैं नहीं आऊंगी, तुम ही यहाँ पर आ जाओ। राहुल से चैटिंग करने के बाद सुष्मिता एक किताब पढ़ते हुए उसी बेंच के ऊपर हल्के से लेटने लगती है। सुष्मिता को लेटा हुआ देख वो पेड़ हल्के से हवाएं चलाने लगता है। इस ठंडे मौसम की वजह से सुष्मिता सोने लगती है। देखते ही देखते ये पेड़ कुछ ज्यादा ही जोर से हवाएं चलाने लगता है और जोर से हवा की वजह से सुष्मिता के गले में जो दुपट्टा होता है वो कहीं दूर जा गिरता है, जिसकी वजह से हल्के से सुष्मिता का ब्रश नजर आते रहता है। यह सीन देखकर वो पेड़ मैस्टरबेशन करने लगता है। मतलब इस तरह से डायरेक्टर दिखाने लगते हैं कि ये पेड़ जोर जोर से हिल रहा है और बाद में एक छोटी सी ढाली से थोड़ा सा जूस भी गिरने लगता है। समझ जाओ इसका मतलब क्या है। खैर थोड़ी देर के बाद सुष्मिता अपनी नींद से जाकर यहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन सुष्मिता का बॉयफ्रेंड राहुल इसके शहर आता है। मतलब ये दोनों इसके बारे में डिस्कस करने के लिए राहुल यहाँ पर आता है। उसी रात उस पार्क में वो पेड़ सुष्मिता को इमेजिनेशन करते हुए एक सुनहरा सा ख्वाब देखने लगता है कि जैसे सुष्मिता इस पेड़ के पास आकर एक बहुत ही खूबसूरत सा सेक्सी सा डांस कर रही है। अपने डांस के जरिए से इस पेड़ को और सीड्यूस कर रही है। तभी वॉचमैन आकर सीटी बजाने की वजह से इस पेड़ का ख्वाब टूट जाता है। खैर दूसरे दिन सुष्मिता राहुल को लेकर इसी पार्क में आती है, उसी बेंच के पास बैठती है। अब यहाँ पर राहुल सुष्मिता को समझाने की कोशिश करने लगता है कि हम दोनों इतने सालों से रिलेशनशिप में है, अगर तुम मेरे घर नहीं आओगी तो कैसा होगा। अब राहुल को सुष्मिता के पास देखकर उस पेड़ को बहुत गुस्सा आने लगता है। जब भी राहुल सुष्मिता के करीब जाकर बैठने ही वाला होता है वो पेड़ कुछ न कुछ कांड करते रहता है। मतलब राहुल के ऊपर कुछ न कुछ गिराते रहता है, कभी पत्ते, कभी फूल, कभी जूस, कभी फल। और थोड़ी देर के बाद राहुल के पैरों पर थोड़े रैशेस भी आने लगते हैं। अब इसी दरमियान में राहुल सुष्मिता को कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। फाइनली सुष्मिता कन्विंस हो ही जाती है। उसी टेबल पर बैठे हुए ये दोनों किसी विसी भी करने लगते हैं। ये देखकर बेचारा वो पेड़ टूट के बिखर जाता है, बहुत मायूस हो जाता है। खैर उसी रात सुष्मिता और राहुल टीवी में ये न्यूज सुनने लगते हैं कि कल रात जबरदस्त तरीके से तूफान आया था। सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि उस तूफान की वजह से वो पेड़ टूट गया। इस तरह से ये लस्ट वाली कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तीसरी कहानी का नाम है जेलसी, ईर्ष्या। अब कहानी की शुरुआत में राहुल और सुष्मिता की शादी हो जाती है। सुष्मिता राहुल के शहर जाती है, पता नहीं कौन सा शहर है। अब राहुल के पास इसका एक पालतू डॉगी होता है, इसका नाम होता है बिंगी, जो एक फीमेल डॉगी होती है। और बिंगी अपने घर में सुष्मिता को देखकर बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। बिना सुष्मिता को हाय हल्लो बोले वहाँ से वापस जाने लगती है, मतलब अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी वो डॉगी राहुल के बारे में बहुत सोचने लगती है कि पहले मैं और राहुल बहुत खेला करते थे, एक ही बेड पर सोया करते थे, घूमने के लिए जाते थे। और राहुल के लिए ही बिंगी दूसरे डॉगी के साथ मीटिंग नहीं की, क्योंकि ये डॉगी बिंगी राहुल से बहुत प्यार करती रहती है। तो ऐसी पुरानी चीजें याद करके बिंगी बेचारी बहुत रोने लगती है कि अब इसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई, राहुल मुझे केयर नहीं करेगा। खैर थोड़ी देर के बाद जब सुष्मिता और राहुल किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं तो राहुल के पास बिंगी आती है, उसके ऊपर भौंकने लगती है, मतलब बाहर जाने का टाइम हुआ। लेकिन राहुल बिंगी को केयर ही नहीं करता। घर में नई बीवी आई है, इसके साथ तो टाइम स्पेंड करेगा ही। खैर उसी रात सुष्मिता और राहुल बाहर डिनर करके वापस अपने घर आकर कांड करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इनके कमरे में बिंगी आने लगती है, इन दोनों को डिस्टर्ब करने लगती है, कांड ही नहीं करने देती। खैर दूसरे दिन जब राहुल अपने काम पर चला जाता है तो सुष्मिता अपने घर में अकेली होती है। खाने का टाइम होने की वजह से सुष्मिता बिंगी को जब खाना देने ही वाली होती है तो बिंगी इस पर अटैक करके इसको जख्मी कर देती है। जब तक राहुल घर पर आता सुष्मिता के सर पर चोट लगी होती है। सुष्मिता को ऐसी हालत में देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है, एक बेल्ट लेकर बिंगी को बहुत मारने पीटने लगता है। बाद में राहुल ये डिसाइड कर लेता है कि ये बिंगी को इसकी माँ के घर छोड़ आएगा। सो दूसरे दिन सुष्मिता और राहुल ये दोनों बिंगी को लेकर राहुल के माँ के घर जाने लगते हैं गाड़ी में। अब बिंगी को वहाँ पर जाना पसंद नहीं होता, चलती गाड़ी से दरवाजा ओपन कर देती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सुष्मिता मारी जाती है। राहुल कोमा में चला जाता है, बेचारी बिंगी अनाथ हो जाती है। इस तरह से ये ईर्ष्या वाली कहानी खत्म होती है। चौथी कहानी का नाम है लव, प्यार। अब चौथी कहानी में सुष्मिता तो मर चुकी होती है। सुष्मिता की लाश को एक मॉर्चुरी रूम में लाया जाता है और इसका एक केयर टेकर होता है, वही हमारे ऋत्विक भाई साहब।
तभी एक हल्के से हवा की झोंके की वजह से सुष्मिता के चेहरे पर जो कपड़ा होता है वो हट जाता है, जिसकी वजह से ऋत्विक पहली बार सुष्मिता को देखकर इससे प्यार करने लगता है। मतलब इसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। और बैकग्राउंड में हमारे शाहरुख भाई साहब का गाना चलते रहता है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। बस सुष्मिता को ऐसे ही निहारते रहता है। खैर उसके बाद ऋत्विक वापस अपने घर आकर हल्के से दारू पीकर सुष्मिता के बारे में काफी सारी चीजें इमेजिनेशन करने लगता है कि जैसे ऋत्विक सुष्मिता की लाश के साथ किसी होटल गया खाना वाना खाने के लिए, उसके बाद वो थिएटर गया, सुष्मिता के साथ मूवी देखी। यह होने के बाद उसी मॉर्चरी में इन दोनों की शादी होने वाली होती है। शादी होने के बाद ये दोनों हनीमून मनाने के लिए किसी जगह पर जाने लगते हैं। मतलब इस तरह से इमेजिनेशन करने लगता है। खैर सुबह होने के बाद ऋत्विक टिप टॉप से रेडी शेडी होकर वापस अपने मॉर्चरी रूम में आकर सुष्मिता का बक्सा ओपन करके इसे काफी सारी बातें बताने लगता है। बहुत देर तक निहारते रहता है और इसी तरह सुष्मिता के बाल भी संवारने लगता है, थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप भी करने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद इस मॉर्चरी रूम के पास 3 गुंडे आते हैं। इनका बॉस ऋत्विक से कहने लगता है कि तुम 5 मिनट के लिए इस मॉर्चरी रूम से बाहर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए हमको ये मॉर्चरी रूम दे दो। मतलब ये बंदा किसी लड़की की डेड बॉडी के साथ निक्रोफिलिया करना चाहता है, मतलब वही कांडवांड। अब मॉर्चरी रूम में तो सुष्मिता होती है। ऋत्विक इस रूम को ताला डालकर चाबी बाहर फेंक देता है, मतलब इन लोगों को परमिशन ही नहीं देता। ये देखकर वो 3 गुंडे ऋत्विक को बहुत मारने पीटने लगते हैं। एट द सेम टाइम डायरेक्टर भाई साहब सुष्मिता की लाश को दिखाने लगते हैं, जो हल्के से मुस्कुरा रही होती है। मतलब ऋत्विक अब जो कर रहा है वो सुष्मिता के प्यार में कर रहा है, सुष्मिता की इज्जत को बचाने के लिए। ये चीज डायरेक्टर इनडायरेक्टली बताने लगते हैं। अब वो गुंडे ऋत्विक को इतना मारते हैं, बेचारी ऋत्विक की मौत ही हो जाती है। एट द सेम टाइम सुष्मिता के रिलेटिव्स आकर सुष्मिता की लाश को ले जाने लगते हैं और उसी वक्त ऋत्विक की लाश उस बक्से के अंदर जाने लगती है। इस तरह से इन दोनों की डेड बॉडीज सेपरेट होने लगते हैं और बैकग्राउंड में ये गाना चलने लगता है कि परदेसी परदेसी जाना नहीं। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टर चीजों के जरिए से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को बयान करने की कोशिश की है। नॉर्मल से देखने पर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मूवी हैज ए डीप मीनिंग। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।